और हमारे साथ मिस्टर सनत कौल हैं, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन। सर, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। सर, हाल फिलहाल में भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को और एविएशन सेफ्टी को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और ताज़ा मामला है एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो लंदन से उड़कर बेंगलुरु आई और बाद में पायलट ने रिपोर्ट किया कि उसका जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। उसको लेकर अहमदाबाद हादसे की याद आ गई लोगों को और लोगों ने उससे रिलेट करना शुरू कर दिया और मामला काफ़ी बड़ा हो गया। तो क्योंकि आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में को सर्व कर चुके हैं, एविएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं एज एविएशन एक्सपर्ट, आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, क्या राय है? देखिए, ये जो स्विच का इशू है ये पुराना इशू है। अहमदाबाद के हादसे से पहले भी हो चुका है जी। एक कहीं जापान में शायद हुआ था, वहाँ भी लैंडिंग हुई थी। जब लैंडिंग में वो स्विच वापस चला गया था नेगेटिव में, मतलब उसमें बंद हो गया था। पर लैंडिंग के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार लैंड हो गया तो अपने आप हो गया। ये तो टेक ऑफ में हुआ था अहमदाबाद में। अब ये स्विच का जो है, इसमें तो मेरे हिसाब से मतलब अब इधर सारे ड्रीम लाइनर्स को डाउन करें, क्योंकि इसमें चीज़ तो बड़ी है। अब ड्रीम लाइनर को सबको डाउन करें तो सारा क्राइसिस आ जाता है। इसमें कोई इतना बड़ा हवाई जहाज है ये, इसमें केयरफुल होना पड़ेगा। कैसे होना है, क्या किया बोइंग ने, कुछ अभी तक समझ नहीं आ रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो एक इन्वेस्टिगेटिंग AAI है, वो जो रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो अभी तक आई नहीं है जी। और पहले वाले में भी कुछ समझ नहीं आता क्या कि एक पायलट पूछता है दूसरे से कि भाई आपने स्विच किया, उसने कहा मैंने नहीं किया, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता, और ना किस पायलट ने किससे क्या पूछा। तो ये जो स्विच का इशू है ये एक बड़ा महत्व चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसको सॉल्व करना जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। बोइंग कंपनी का अब इस्टेब्लिश हो गया है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सेविंग की है, उल्टी सीधी चीज़ें की हैं। उनको वहाँ उनकी सेनेट में उनको बुला के बड़ा, उनके चेयरमैन को बड़ा उधाड़ा है। उसको पूछा तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है, कितना वो पैसा बना और प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब बहुत जलील उसको किया है जी। उसके बाद भी ये कंपनी 100 साल पुरानी है, इसको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। ट्रम्प साहब ने तो जाके देश देश में इसको प्लेन्स को बिकवाया है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा आ गया है। अब इसमें क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का कब तक आएगा, रिपोर्ट की अभी तक पता नहीं चल रहा। सर, अभी तक तो अहमदाबाद हादसे की रिपोर्ट नहीं आई, उसी की तो बात कर रहा हूँ जी। अब ये आ गया यहाँ यूके ने, ब्रिटेन ने, कि उनका जो DGCA है, उनका जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ यूके है, उसने रिपोर्ट मांगी है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं ये। यहाँ DGCA जो इंडिया का है वो डिफेंड कर रहा है कि जी कोई खराबी नहीं है इसमें जी। तो ये कुछ मतलब मामला ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसमें सच्चाई कितनी है और पॉलिटिक्स कितनी है। क्या सर कमर्शियल प्रेशर भी होता है जिस वजह से भी ये सारी चीजें हो होता है? प्रेशर क्यों नहीं होता है? दो तो कंपनियां हैं। सबसे बड़ी कंपनी बोइंग जो थी वो अब नेक्स्ट हो गई है, उससे नीचे आ गई है एयरबस से जी। ये तो पॉलिटिक्स है ही इसमें। जब कॉनकॉर्ड बना था पुराना, जो कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था, उसको दबा के रखा था अमेरिका ने। तो ये तो कंपटीशन और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ चलती हैं इन चीजों में। तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं एयर पैसेंजर्स की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है? अब देखिए, सेफ्टी का एक बड़ा इशू है। DGCA का मेन रोल तो सेफ्टी है, और सेफ्टी रेगुलेटर समझिए उसको। तो DGCA ने क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है DGCA। और सेफ्टी के लिए अब सबसे आगे तो मेरे ख्याल में आजकल यूरोपियन यूनियन है। उन्होंने बड़े रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, उनकी तरफ से काफ़ी सेफ्टी पे एम्फेसिस है। इंडिया में अभी तक कोई ना सेफ्टी पे एम्फेसिस है, ना पैसेंजर्स की सहूलियत के लिए कुछ एम्फेसिस है। तो ये एक बड़ा है, समझो एक लैकुना है यहाँ, एक बड़ा वैक्यूम है। तो लेकिन सर फिर आप कैसे अच्छा और कौन बता सकता है कि फिर एयर पैसेंजर्स का जो ह्यूमन राइट है या उनका जो सेफ्टी का राइट है उसको इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? पता नहीं, इसलिए कि उनका अभी ज़्यादा पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। अभी तो एयरलाइंस की फोर्स है ज़्यादा। एयरलाइंस का सब सरकार पे, मिनिस्ट्री पे ज़्यादा भाव है, और पैसेंजर्स का भाव नहीं है। और पैसेंजर करें क्या, वो खाली कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेन लिखेंगे DGCA के बाद ना टाइम है ना स्टाफ है उसको एनालाइज करे। जब तक ये एक
अलग से पैसेंजर सेफ्टी रेगुलेटर कमीशन कोई जो भी बनेगा वो बनाए जहाँ की कंप्लेंट जाए, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया है हिंदुस्तान में जी। और डीजीसीए के स्टाफ उसके हिसाब से बढ़ा नहीं है। वो क्या करें, उनको सेफ्टी भी देखनी है हर एक प्लेन की, उनको सर्टिफाई भी करना, बहुत चीज़ें हैं उनके पास, पायलट लाइसेंस भी देते हैं और लाइसेंस भी देते हैं। तो एक पैसेंजर के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए, पैसेंजर कंप्लेंट्स के लिए, पैसेंजर ग्रीवेंसेस के लिए। अदरवाइज तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर और 1000 चीज़ें और आती हैं। कोई किसी ने सब्जी खरीदी, उसमें उसको नाराज़गी है तो वो कंज्यूमर कोर्ट जाता है, कोई दवाई खरीदी वो जाता है। तो सब तरह का कंज्यूमर कोर्ट के पास तो सब नहीं, लेकिन सर आपने बड़ी बात कही कि देश में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, सरकार का भी फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी दें, लेकिन उसी बीच हमारे पास ध्यान में आती है बात कि हमारे देश में एक इतनी बड़ी एयरलाइन जो सरकार के नियमों को मानने से मना कर देती है पिछले कुछ दिनों, और एयर पैसेंजर्स 2-2 दिन, डेढ़ दिन एयरपोर्ट्स पे पड़े रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनकी फ्लाइट कब मिलेगी, लड़ रहे हैं, जवान बच्चे बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद आज तक नहीं पता चला कि उनको कुछ कुछ भी नहीं किया है। क्या किया? अगर 21-22 करोड़ का फाइन लगा दिया है जहाँ की 7000 करोड़ प्रॉफिट था जी, तो उसका तो कोई मायने नहीं बनता है। अगर लगाना था तो कुछ ऐसा लगाते जिससे कि कुछ पेन होता है, जिससे कुछ फर्क पड़ता है। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो शुरू से कहते जा रहे थे कि जी ये जो FDTL जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम रिस्ट्रिक्शन है उसको मत लाइए जी, एक एयरलाइन और लोग और सब मान गए जी, और उसने उसी हिसाब से अपने सरकार को झुकना पड़ा, आगे सरकार को टोटल झुकना पड़ा, सरकार को नियम बेंड करने पड़े अपने। अब सरकार को झुकना पड़ा। अब कंपटीशन कमीशन ने आज ही आया, शायद कल आया था, कहा है कि हम उसको भी देखेंगे, 63% कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद आपने इतनी एरोगेंस आ गई कि आपने कहा जी हमें कोई मतलब नहीं है FDTL रूल से। तो ये जो है इसका अब कंपटीशन कर रहा है, पर बहुत लेट हो रहा है सब कुछ। ये सब होना चाहिए था स्ट्रेट अवे। अब तो काफी मतलब इतना, चलो ठीक है अभी भी हो रहा है तो कोई इतना लेट नहीं है। सबसे बड़ी चीज इसमें ये मुद्दा है सर, नहीं एक चीज मैं पहले बोल दूं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। प्लीज, सबसे बड़ी ये चीज है कि एक DGCA जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिस है और छोटा है, उसको बजट से पैसा मिलता है जी सर। और एक यहाँ प्रपोजल था सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाने का, वो जिसमें कुछ फाइनेंशियल भी अपना इंडिपेंडेंस होगा, इतना बजट पे नहीं डिपेंड करेंगे, वो एयरलाइन से भी लेंगे, वो टैक्स उनका कुछ होगा, सिस्टम था। उसके लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी से एक कंसल्टेंट बुलाया, उसने बनाया, उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया, फिर बिल भी पेश हुआ राज्यसभा में। ओके, और फिर सरकार बदली, सरकार ने कहा हमें ये नहीं चाहिए, बेकार की चीज़ है। तो ये कब की बात है सर? ये 2014 कह रहा हूँ के पहले की बात। हाँ, पहले की बात है। ओके, तो ये सब हो चुका था और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उसके पास फिर ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। एक DGCA का प्रॉब्लम यह है कि लोग आना नहीं चाहते क्योंकि तनख्वाहें कम हैं, तनख्वाहें गवर्नमेंट सैलरीज पे बेस्ड हैं। UPSC से रिक्रूटमेंट होता है, उनका रिक्रूटमेंट में 1-1.5 साल लगता है। तो बहुत सारी बाधाएं हैं। तो इसको करने के लिए ये सोचा था, सोच के इसमें कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है, सोच के एक कंसल्टेंट भी बुलाया था जो कि वहाँ के लीगल आदमी भी थे, लीगल डायरेक्टर लीगल थे, वो उनको बुला के उन्होंने पूरा बनाया, उनको जो स्टडी किया, फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया, फिर बिल भी पेश हुआ। अब वो उसको रिवाइव करना चाहिए, इसमें कोई ईगो की बात नहीं, कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ तो अब करें, ये अभी तक नहीं हुआ। इसकी वजह से मेरे हिसाब से DGCA में जो अभी फॉल्ट आ रहा है वो दोनों तरफ से आ रहा है। पैसा भी नहीं उनके पास, ना बजट में है, ना उनको, दे आर सबऑर्डिनेट ऑफिस। सर मैं आपसे एक सवाल इसी पर आगे पूछना चाहता हूं, अगर आप DGCA में होते या अगर आप मिनिस्ट्री में होते तो इस घटना के बाद आप क्या करते आज? नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल सवाल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। इसमें तो वो लोग जो बैठे हुए हैं गद्दी में वो डिसाइड करते हैं। उसमें अगर पॉलिटिक्स आती है तो पॉलिटिक्स आती है, नहीं आती है तो डिसीजन लेते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए था अगर जो ये अभी स्विच को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई? भाई देखिए, ऐसा होता है कि ग्राउंडिंग हो जाती है एयरक्राफ्ट की। एयर इंडिया ने ग्राउंड किया, अब उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा हमारे सारे बोइंग देखना पड़ता है ग्राउंडिंग में। अब 787 पता नहीं कितने बन चुके हैं, वर्ल्ड भर में घूम रहे हैं। वो असल में FAA जो अमेरिका का है उसको ग्राउंड करना चाहिए। अच्छा, वो तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो तो उल्टा कह रहा है जी सब कुछ ठीक था। FAA के डायरेक्टर ने एक प्रेस को, मतलब एक कहीं गए थे वो, तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा। अब
अबाउट ये ड्रीम लाइनर का जो एक्सीडेंट हुआ, और उन्होंने कहा नहीं नहीं उसमें कोई हमारा डिफेक्ट नहीं है, वो पायलट एरर था। अब ऐसे कोई जवाब थोड़ी दे सकता है कि वो तो FAA का जो डायरेक्टर है, फेडरल एविएशन अथॉरिटी का, वो ये कह रहा है, तो जैसे उसने डिसाइड कर लिया है, नहीं हमने एग्जामिन कर लिया, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे बोइंग की कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह का कोई जवाब तो आना नहीं चाहिए पब्लिक में। सरकार का क्या इंटरवेंशन हो सकता है इसमें? सरकार का तो सब कुछ हो सकता है, इधर ग्राउंड भी कर सकते हैं अगर चाहें। ग्राउंड करने में पब्लिक इनकन्वीनियंस देखनी होती है बहुत, इसमें फर्क पड़ेगा। तो और जो भी मेजर्स लेने हैं कि उसमें वो स्टिक जो स्लिप करती है उसके ऊपर कोई स्टडी करें कि कैसे उसको उसमें ऑटोमेटिकली कोई स्लिप करती है वो जी। तो और कई बार हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए कोई लोकल, इंडिया में तो ऐसे ही बहुत होता रहता है, छोटा मोटा इनोवेशन उसमें लगा दें कुछ अगर कर सकें। इसके बारे में मैं तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। नहीं, सही बात है। नहीं, लेकिन सर एक आखिरी सवाल, क्या हमारी पॉलिसी रिएक्टिव ज़्यादा है बजाय प्रोएक्टिव के इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर राइट्स और पैसेंजर सेफ्टी? क्या हमको क्या और दुनिया के कंपैरिजन में क्या हम अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे? नहीं, मैंने तो अभी शुरू में आपसे बोल रहा था कि हम उस लेवल पे नहीं हैं। और पैसेंजर्स कम लास्ट, क्योंकि एयरलाइंस का इन्फ्लुएंस होता है, एयरपोर्ट्स का इन्फ्लुएंस होता है, और पैसेंजर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। उनकी कलेक्टिव जो रिस्पॉन्स है बहुत वीक है। थोड़ा बहुत कभी न्यूज़पेपर्स, मीडिया कभी कभी ले लेता है पैसेंजर का। तो जब तक पैसेंजर का एक मूवमेंट स्ट्रांग नहीं हो, और दूसरा गवर्नमेंट ये रियलाइज करे कि पैसेंजर्स का जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए हमें एक अलग बॉडी बनानी है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है अब एविएशन का। बिल्कुल सर। कि वो कंज्यूमर कोर्ट और वहाँ तो नहीं जा सकते, वहाँ जगह ही नहीं है उनके पास, वहाँ भी वो तो भरे हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल। तो इसके लिए कई बार सजेशन कहा है, पर कभी हुआ नहीं इसमें। तो अगर ये घटना मिडवे होती, जो लैग आया उसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच में, तो क्या यही एक्शन, यही रिस्पांस होता DGCA का या सरकार का जो अभी है? अब ये तो हम कह नहीं सकते घटना कैसी होती है। देखिए, जब तक घटना में कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, अगर वो स्विच को ठीक कर सकते हैं मिडवे तो वो चल जाता, अगर वहीं क्रैश हो जाता फिर से तो फिर तो बहुत बड़ी हादसा होता। तो ये सब चीज़ें तो इसका हाइपोथेटिकल है, इसको खास उस पर मतलब क्या बोलें इसमें। एक सवाल और, क्या जब ये फ्लाइट उड़ी थी लंदन से, तो क्या जो उसमें यात्री बैठे थे उनको इस बारे में बताया जाना चाहिए था कि हमारी प्रिलिमिनरी? देखिए, ऐसा तो बता भी नहीं सकते हैं, और बताना फिर तो पैसेंजर्स कहेंगे रोको प्लेन। अब जब उन्होंने डिसाइड किया है कि प्लेन चलाना है तो फिर बताने की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। जी, उनका भी तो देखो ना, एयरलाइन ने जब कहा है, एक डिसीजन लिया है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर पैसेंजर को क्या बताना है? और डिसीजन क्यों लिया, कैसे लिया, उस पे क्लैरिटी आनी चाहिए। उस पे इसीलिए CA जो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ UK है, उसने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है। ठीक है कि आप कैसे उड़ गए, ठीक बात, टेक ऑफ कर लिया आपने जब आपको कुछ पता था। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।